तो दोस्तों लोनली प्लेनेट नाम की एक मूवी हमें देखने को मिलने वाली है। रोमांस फिल्म ये रहने वाली है 2024 की, जो कि एक तरह से सुजन ग्रिड द्वारा लिखी गई है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग और जितनी भी जानकारी है पूरी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुंचते रहें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लोनली प्लेनेट 2024 की एक अमेरिकी रोमांस फिल्म है जिसे सुजाना ग्रांट ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें लॉरा डर्न और लियाम हेम्सवर्थ मुख्य भूमिका में है। 1, 2 यह 11 अक्टूबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। 3, 4 गालना, लॉरा डर्न, कैथरीन लोवे, लियाम हेम्सवर्थ ओवेन ब्रॉफी के रूप में, डायना सिल्वर्स लिली केम्प के रूप में, यूनुस बॉसिफ रफीह अब्दो, उगो जैकोनेली के रूप में एड्रियानो जियानिनी, फातिमा बेंजाकौर के रूप में रचिदा ब्रैकनी। सुजाना ग्रांट, जन्म 4 जनवरी 1963, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, निर्देशक और निर्माता है। प्रारंभिक जीवन। ग्रांट का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उन्होंने एमहर्स्ट कॉलेज में पढ़ाई की और AFI कंजर्वेटरी में भाग लिया। 1 आजीविका। 1994 से 1997 तक उन्होंने फॉक्स ड्रामा सीरीज पार्टी ऑफ 5 के निर्माता और प्रमुख लेखक के रूप में टेलीविजन पर काम किया। उन्होंने एवर आफ्टर, स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित एरिन ब्रोकोविच, 28 डेज और डिज्नी की पोकाहोंटस के लिए पटकथाएं लिखीं। एरिन ब्रोकोविच के लिए उन्हें 2001 में ऑस्कर नामांकन मिला। 1 अकादमी पुरस्कार नामांकन के बाद ग्रांट ने इन हर शूज और चार्लोट्स वेब को स्क्रीन के लिए अनुकूलित किया और जेनिफर गार्नर और टिमोथी ओलेफेंट अभिनीत कैच एंड रिलीज को लिखा और निर्देशित किया। वह मिस पोर्टर स्कूल की पूर्व छात्रा होने के साथ साथ एमहर्स्ट कॉलेज की पूर्व छात्रा भी है, जिन्होंने 1984 में स्नातक किया था। बाद में उन्हें अमेरिकी फिल्म संस्थान में स्वीकार कर लिया गया और उन्हें पटकथा लेखन में निकोल फेलोशिप मिली। 2 ग्रांट को द डायलॉग में दिखाया गया था। 3 ग्रांट ने 2011 में CBS सीरीज ए गिफ्टेड मैन का निर्माण किया। उन्हें 2011 में वैलेंटाइन डेविस पुरस्कार मिला। 4 सितंबर 2013 में ग्रांट ने बाफ्टा और BFI स्क्रीनराइटर लेक्चर सीरीज के हिस्से के रूप में एक पटकथा लेखन व्याख्यान दिया। 5 2014 में ग्रांट ने 2014 से 15 के अमेरिकी टेलीविजन सीजन के लिए ABC ड्रामा सीरीज मेंबर्स ओनली बनाई। 6, 7, 8 2019 में ग्रांट ने कैटिलिन डेवर और टोनी कोलेट अभिनीत नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज अनबिलीवेबल का सहनिर्माण, लेखन और निर्देशन किया, जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। 9 हाल ही में उन्होंने लायंसगेट टेलीविजन के साथ फर्स्ट लुक डील साइन की। 10 ग्रांट नेटफ्लिक्स फिल्म लोनली प्लेनेट को लिखेंगे और निर्देशित करेंगे, जिसमें लॉरा डर्न और लियाम हेम्सवर्थ मुख्य भूमिका में है। 11 व्यक्तिगत जीवन। ग्रांट की शादी 1995 से क्रिस्टोफर हेनरिक्सन से हुई है और उनके 2 बच्चे हैं। 12 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष, शीर्षक, श्रेय दिया गया नोट्स। निदेशक, लेखक। 1995 पोकाओंटास नहीं हा। 1998 तब से नहीं हा। 2028 दिन नहीं हा। एरिन ब्रोकोविच नहीं हा। सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए लास वेगास फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए साहित्यिक पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए बाफ्टा पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए सैटेलाइट पुरस्कार। लिजा चेसिन एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। वह अमेरिकी प्रोडक्शन कंपनी 3 DOT प्रोडक्शंस की अध्यक्ष है। 1 जीवन और कैरियर।
चेसिन एनवायू फिल्म स्कूल से स्नातक है। 2. वर्किंग टाइटल फिल्म्स में शामिल होने से पहले चेसिन ने न्यूयॉर्क स्थित प्रोडक्शन कंपनियों में विभिन्न उत्पादन क्षमताओं में कई वर्षों तक काम किया। वह पहली बार 1991 में वर्किंग टाइटल में शामिल हुई और विकास निदेशक के रूप में काम किया। बाद में उन्हें उत्पादन और विकास के उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया, जो लॉस एंजिल्स में कंपनी की प्रमुख बन गईं। अपने कार्यकाल के दौरान चेसिन ने संयुक्त राज्य में कंपनी के रचनात्मक मामलों की देखरेख की। बाद में 1996 में चेसिन कंपनी के अध्यक्ष बने और कंपनी की सबसे प्रशंसित फिल्मों के विकास और उत्पादन में शामिल रहे हैं। अक्टूबर 2017 में वर्किंग टाइटल फिल्म्स में 26 साल बाद चेसिन ने घोषणा की कि वह साल के अंत में छोड़ देंगी। 2 मार्च 2018 एक हाल ही में चेसिन ने एंडेवर कंटेंट के साथ फर्स्ट लुक टीवी डील साइन की है। 4 उनकी शादी मैथ्यू वेल्के से हुई है, जो एनोनिमस कंटेंट के सीईओ है। 5 वह और उनके पति विल्शायर बुलेवार्ड मंदिर के सदस्य है। 6 फिल्मोग्राफी एवरेस्ट 2015, बेबी ड्राइवर 2017, डार्केस्ट ऑवर 2017, विक्टोरिया और अब्दुल 2017, द स्नोमैन 2017, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स 2018, कल 2019, बिल्लिया 2019, स्टिल वाटर 2021। 1990 में डर्न ने एक बार फिर लिंच के साथ मिलकर काम किया। ब्लैक कॉमेडी क्राइम फिल्म वाइल्ड एट हार्ट में निकोलस केज के साथ लूला फॉर्चून की भूमिका निभाई, जहां उन्होंने ब्लू वेलवेट में अपनी पिछली भूमिका से काफी अलग किरदार निभाया। डर्न ने इस भूमिका को न केवल एक बहुत ही कामुक व्यक्ति की भूमिका निभाने का अवसर कहा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की भी भूमिका निभाई जो अपने तरीके से खुद के साथ अविश्वसनीय रूप से सहेज थी। 22 फिल्म, जिसने कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर जीता था, को आमतौर पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी, लेकिन उस समय कुछ दर्शकों को ध्रुवीकृत कर दिया था। 16 लिंच ने डर्न की मां डायने लैड को फिल्म में लूला की दबंग मां की भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया। 23 डर्न ने द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स 1991 में क्लेरिस स्टार्लिंग की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन उस समय उनकी प्रसिद्धि के स्तर को लेकर स्टूडियो के संदेह के कारण उन्होंने यह भूमिका खो दी। 24-25 1992 में डर्न और उनकी मां डायने लैड रैम्बलिंग रोज में अपने प्रदर्शन के लिए एक ही फिल्म में अभिनय करने के लिए एकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली मां और बेटी बनी। लैड को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन मिला, जबकि डर्न को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। 26 अगले वर्ष उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लघु श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और 1992 की टेलीविजन फिल्म आफ्टरबर्न में अपने प्रदर्शन के लिए सीमित श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए अपना पहला प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त। डर्न ने स्टीवन स्पीलबर्ग की 1993 की फिल्म जुरासिक पार्क में डॉ एली सैटलर की भूमिका निभाई और इस भूमिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की। 29 डर्न, जो इस फिल्म से पहले स्वतंत्र फिल्मों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती थीं, एली सैटलर की भूमिका के लिए स्पीलबर्ग की पहली पसंद थीं, क्योंकि वे स्मूथ टॉक और रैम्बलिंग रोज में उनके काम से प्रभावित थे। 30 भूमिका लेने के लिए वह वाइल्ड एट हार्ट के कोस्टार निकोलस केज से प्रभावित थीं। 31 और उन्होंने इस निर्णय को आसान हाँ कहा, यह याद करते हुए कि कैसे स्पीलबर्ग और निर्माता कैथलीन कैनेडी ने सुनिश्चित किया कि चरित्र एक सीधी नारीवादी हो, जिसकी अपनी स्वतंत्र भावना हो और जो अपने शिल्प में शानदार हो, और वह अति कामुक। उसी वर्ष क्लिंट ईस्टवुड ने अपनी फिल्म ए परफेक्ट वर्ल्ड के लिए अभिनेत्री से संपर्क किया। जुरासिक पार्क की रिलीज के बाद डर्न को ब्लॉकबस्टर फिल्मों में कई भूमिकाएं ऑफर की गईं, लेकिन टाइपकास्टिंग से बचने के लिए अंततः उन्होंने अलेक्जेंडर पाइने की डायरेक्टोरियल डेब्यू ब्लैक कॉमेडी फिल्म सिटीजन रूथ में रूथ स्टूप्स का किरदार निभाने का फैसला किया, जो एक गर्भवती ड्रग एडिक्ट है,
जो अप्रत्याशित रूप से गर्भपात की बहस में शामिल लोगों का राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करती है। फिल्म ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की, जिसमें फिल्म और डर्न के प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा हुई, लेकिन इसे केवल मिरामैक्स से सीमित रिलीज मिली, संभवतः इसके विवादास्पद विषय के कारण। 33, 34, 35 लैड ने एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की। 1997 में डर्न को एलेन डेजेनेरेस द्वारा सुसान रिचमंड के रूप में अतिथि कलाकार के रूप में अभिनय करने के लिए कहा गया, जो एक समलैंगिक है जो डेजेनेरेस के चरित्र एलेन मॉर्गन को सिटकॉम एलेन के द पपी एपिसोड में कोठरी से बाहर आने में मदद करती है, जबकि डेजेनेरेस खुद उसी समय ऑफ स्क्रीन सामने आई थीं। अपने आसपास के लोगों के विरोध के बावजूद उन्होंने चिंताओं को दूर कर दिया और तुरंत भूमिका स्वीकार कर ली। 36 जहां उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री के लिए अपना तीसरा प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला। 37 इस फैसले ने अगले वर्षों में उनके करियर को काफी प्रभावित किया, जब डर्न ने अप्रैल 2007 में द एलेन डेजेनेरेस शो के प्रसारण में खुलासा किया कि उन्होंने 1 साल से अधिक समय तक काम नहीं किया। 29 38 अगले वर्ष डर्न ने टेलीविजन फिल्म द बेबी डांस में सहअभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, लघु श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन मिला। 1999 में बिली बॉब थॉर्नटन को डेट करते समय उन्हें उनकी फिल्म डैडी एंड देम में उनकी प्रेमिका के रूप में लिया गया, जिसमें डायने लैड भी शामिल है। डर्न, जो जॉनस्टन की जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म अक्टूबर स्काई में जेक गिलेनहाल के साथ उनके किरदार की शिक्षिका मिस रिले की भूमिका में नजर आईं। 2000 से 2011 आगे का फिल्म और टेलीविजन करियर। 2008 में सिविक सेंटर पार्क में डर्न। 2000 में रॉबर्ट एल्टमैन ने अपनी कॉमेडी डॉ टी एंड द वुमेन में डर्न को कास्ट किया। 2001 में डर्न ने जुरासिक पार्क 3 में डॉ एली सैटलर के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिसे जो जॉनस्टन ने निर्देशित किया था, जिनके साथ उन्होंने अक्टूबर स्काई में काम किया था। मूल रूप से एक कैमियो के लिए लौटने में हिचकिचाहट डर्न को तब विश्वास हो गया जब कार्यकारी निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग ने लेखकों अलेक्जेंडर पायने और जिम टेलर को सुझाव दिया, जिन्होंने पहले सिटीजन रूथ के लिए डर्न के साथ सहयोग किया था, कि अन्य पात्रों को बचाकर चरित्र को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। 39 उसी वर्ष उन्होंने इन विदिन वॉल्स और आर्थर मिलर के फोकस में सहअभिनय किया। उन्होंने फिल्म आई एम सैम में डर्न ने 2005 की फिल्म हैप्पी एंडिंग्स में अभिनय किया, और उसी वर्ष वह फिल्म द प्राइज विनर ऑफ डिफेंस ओहियो में दिखाई दीं। 2006 में डर्न ने ब्लू वेलवेट और वाइल्ड एट हार्ट के बाद तीसरी बार निर्देशक डेविड लिंच के साथ प्रयोगात्मक फिल्म इनलैंड एम्पायर में फिर से काम किया, जिसे बड़े पैमाने पर लिंच ने खुद एक हैंडहेल्ड सोनी DSR PD 150 पर और पूरी पटकथा के बिना शूट किया था। 40 डर्न ने एक अभिनेत्री निक्की ग्रेस का किरदार निभाया है, जो अपने द्वारा निभाए जाने वाले चरित्र का व्यक्तित्व अपनाने लगती है। फिल्म ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ध्रुवीकृत समीक्षाओं के साथ शुरुआत की, अधिकांश सकारात्मक थे, जहां डर्न ने स्वीकार किया कि उन्हें यकीन नहीं था कि फिल्म किस बारे में है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वह लिंच के साथ किसी भी प्रोजेक्ट के लिए साइन अप करेंगी। 41 उसी वर्ष डर्न ने लोनली हार्ट्स में सहायक भूमिका निभाई। 2008 में डर्न ने रिकाउंट में फ्लोरिडा की राज्य सचिव कैथरीन हैरिस के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रृंखला, लघु श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। 42 अगले वर्ष डर्न स्वतंत्र नाटक टेंडरनेस में दिखाई दी। 43 और 2010 में वह लिटिल फॉकर्स में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने एक प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल प्रूरेंस की भूमिका निभाई। 44 लॉरा एलिजाबेथ डर्न, जन्म 10 फरवरी 1967, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक अकादमी पुरस्कार, एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, एक बाफ्टा पुरस्कार और 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल है। अभिनेता ब्रूस डर्न और डायने लैड के घर जन्मी डर्न ने 1980 के दशक में अभिनय करियर की शुरुआत की और मास्क
1985 और डेविड लिंच की फिल्मों ब्लू वेलवेट 1986 और वाइल्ड एट हार्ट 1990 में अपने अभिनय के लिए प्रसिद्धि पाई। उन्हें ड्रामा फिल्म रैम्बलिंग रोज 1991 में अनाथ लड़की की भूमिका के लिए अपना पहला अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला और टेलीविजन फिल्म आफ्टरबर्न 1992 में अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। स्टीवन स्पीलबर्ग की एडवेंचर फिल्म जुरासिक पार्क 1993 में एली सैटलर की भूमिका के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, एक भूमिका जिसे उन्होंने बाद में सीक्वल जुरासिक पार्क 3 2001 और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन 2022 में दोहराया। टेलीविजन फिल्म रिकाउंट 2008 में कैथरीन हैरिस और कॉमेडी सीरीज एनलाइटन्ड 2011 से 2013 में एमी जेलिको के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए 2 गोल्डन ग्लोब जीतने के बाद डर ने बायोपिक वाइल्ड 2014 में चेरिल स्ट्रेट की मां के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए अपना दूसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2017 और 2019 में उन्होंने ड्रामा सीरीज बिग लिटिल लाइज में रेनाटा क्लेन के रूप में अभिनय किया, एक प्राइम टाइम एमी अवार्ड और एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता और ट्विन पीक्स द रिटर्न के लिए लिंच के साथ फिर से जुड़ी। उन्होंने स्टार वार्स द लास्ट जेडी 2017, लिटिल वुमेन 2019 और मैरिज स्टोरी 2019 फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। प्रारंभिक जीवन। लॉरा एलिजाबेथ डर्न का जन्म 10 फरवरी 1967 को लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में हुआ था। 1, 2, 3, 4 अभिनेता डायने लेयर और ब्रूस डर्न की बेटी और पूर्व यूटा के गवर्नर और युद्ध सचिव जॉर्ज डर्न की परपोती। उनका गर्भाधान तब हुआ जब उनके माता-पिता द वाइल्ड एंजेल्स पर फिल्म बना रहे थे। 2 कवि, लेखक और कांग्रेस के लाइब्रेरियन आर्चीबाल्ड मैक्लेश उनके परदादा थे। जब वह 2 साल की थी तब उसके माता-पिता के तलाक के बाद डर्न का पालन पोषण बड़े पैमाने पर उसकी मां और नानी मैरी ने किया, जो ओस्लो से नॉर्वेजियन वंश की थी। 5 वह कैथोलिक पली बड़ी। 5 उनकी गॉडमदर अभिनेत्री शेली विंटर्स थीं। 6 उनकी पहली फिल्म व्हाइट लाइटनिंग 1973 में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में दिखाई दी थी, एक फिल्म जिसमें उनकी मां ने अभिनय किया था। 8 उनकी आधिकारिक फिल्मी शुरुआत उनकी मां के साथ एलिस डजंट लिव हियर एनी मोर 1974 में हुई थी। 9 1982 में डर्न ने सिर्फ 15 वर्ष की आयु में मिस गोल्डन ग्लोब के रूप में काम किया। 10 उसी वर्ष उन्होंने पंथ फिल्म लेडीज एंड जेंटलमैन द फेब्युलस टेंस में एक विद्रोही रॉक बैंड के सदस्य की भूमिका निभाई। 11 16 साल की उम्र में। 12 एक सेमेस्टर पहले हाई स्कूल से स्नातक करने के लिए अपनी कक्षाओं में दोगुनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद। 13 उन्होंने मुक्ति की तलाश की और उसे प्राप्त भी किया। 14 जिसने उन्हें फिल्मों में एक वयस्क के समान घंटे काम करने की अनुमति दी। 8 बाद में डर्न ने मनोविज्ञान और पत्रकारिता में डबल मेजर करने के इरादे से UCLA में दाखिला लिया, लेकिन ब्लू वेलवेट को फिल्माने के लिए सेमेस्टर के 2 दिन बाद ही वापस ले लिया। 13 आजीविका 1980 से 1999 कैरियर की शुरुआत और सफलता। डर्न को उनकी पहली श्रेय भूमिका डेबी 1980 की आने वाली उम्र की फिल्म फॉक्स में जोडी फोस्टर के साथ दिखाई दी। 11 साल की उम्र में उन्होंने कास्टिंग निर्देशकों को यह बताने के बाद कि वह 14 वर्ष की थीं, एक अलग भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। 15 13 16 1985 में उन्हें फिल्म स्मूथ टॉक में मुख्य पात्र कोनी व्याट के रूप में प्रोडक्शन शुरू होने से 2 हफ्ते पहले कास्ट किया गया था, जो एक लापरवाह 15 वर्षीय लड़की है जो एक शिकारी अजनबी का ध्यान खींचती है। फिल्म ने 1986 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ड्रामेटिक श्रेणी में ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता। 17 और इसे काफी हद तक अनुकूल समीक्षा मिली। इसे डर्न के करियर की शुरुआत करने वाली फिल्म के रूप में देखा जाता है। 18 1985 और 1990 के बीच डर्न ने मास्क, ब्लू वेलवेट और वाइल्ड एट हार्ट में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की।
जिनमें से बाद के 2 डेविड लिंच द्वारा निर्देशित थे, जिसने डर्न और लिंच के बीच लंबे समय तक सहयोग शुरू किया। 19 जीवनी ड्रामा फिल्म मास्क में उन्होंने डायना एडम्स की भूमिका निभाई, जो एक अंधी लड़की है जो रॉकी डेनिस की प्रेम रुचि बन जाती है, जिसमें एरिक स्टोल्स और चेर के साथ अभिनय किया गया है। 16 साल की उम्र में डर्न को सैंडी विलियम्स के रूप में लिया गया था, जो कि समीक्षकों द्वारा सफल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ब्लू वेलवेट में काइल मैक्लाचलन और इसाबेला रोसेलिनी के साथ अभिनीत भूमिकाओं में से एक थी। इसे व्यापक रूप से डर्न के सफल प्रदर्शन के रूप में माना जाता है। 20-21 2022 में डर्न ने जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में डॉ. एली सैटलर के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। बेहतर चरित्र के प्रशंसक प्रभाव के कारण डर्न और निर्देशक कॉलिन ट्रेवोर ने चरित्र और उसकी विरासत के प्रति सुरक्षात्मक महसूस किया और चरित्र को एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए सहमत थे। 73 नील और गोल्डबलम के अपने जुरासिक पार्क सीक्वल का नेतृत्व करने के साथ ट्रेवोर चाहते थे कि डोमिनियन डर्न की फिल्म हो। उन्होंने बताया, कथानक के लिए एली द्वारा संचालित होना महत्वपूर्ण था। वह उन 3 पात्रों में से एकमात्र है जिसकी अपनी फिल्म नहीं है। 74 उन्होंने फ्लोरियन जेलर के 2022 के स्टेज प्ले द सन के रूपांतरण में अभिनय किया। 75-76 डर्न ने वाइल्ड लेखक चेरिल स्ट्रेट के साथ फिर से काम किया और रीज विदरस्पून के साथ स्ट्रेट की किताब पर आधारित 2023 हुलू टेलीविजन सीरीज टिनी ब्यूटीफुल थिंग्स के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 77 डर्न ने एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया और एप्पल टीवी प्लस पीरियड टेलीविजन सीरीज पाम रॉयल में अभिनय किया। 78 डर्न जस्टिन कुर्जेल की साइंस फिक्शन फिल्म मॉर्निंग में अभिनय करती है और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करती है। 79 वह नेटफ्लिक्स फिल्म लोनली प्लेनेट में अभिनय करती है। 80 उन्होंने और एमी एडम्स ने क्लेयर लोम्बार्डो की द मोस्ट फन वी एवर हैड के HBO रूपांतरण के कार्यकारी निर्माता के रूप में हस्ताक्षर किए। 81 व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते और परिवार। दिसंबर 2009 में डर्न अपने तत्कालीन पति बेन हार्पर के साथ डर्न 1985 से 1989 तक अपने ब्लू वेलवेट के सहकलाकार काइल मैक्लाचलन के साथ रिश्ते में थीं। उन्होंने जुरासिक पार्क के सेट पर मुलाकात के बाद 1993 में जेफ गोल्डब्लम को डेट करना शुरू किया, लेकिन 1997 में यह रिश्ता खत्म हो गया। डर्न ने 1997 से 1999 तक बिली बॉब थॉर्नटन को भी डेट किया। उनकी सगाई तब तक चली जब तक उन्हें पता नहीं चला कि वह एंजेलिना जोली को डेट कर रहे हैं। 2000 की शरद ऋतु में डर्न ने संगीतकार बेन हार्पर के साथ डेटिंग शुरू की, जब उनकी मुलाकात उनके एक संगीत कार्यक्रम में हुई थी। 82 हार्पर और डर्न ने 23 दिसंबर 2005 को लॉस एंजिल्स में अपने घर पर शादी की। 83 उनके 2 बच्चे हैं, बेटा एलेरी वाकर, जन्म 21 अगस्त 2001, 82 और बेटी जया, जन्म नवंबर 2004। 84 इस विवाह के माध्यम से डर्न सौतेली मां बन गई और हार्पर के पहले विवाह से हुए बच्चों, उनके बेटे चार्ल्स और बेटी हैरिस के साथ घनिष्ठ हो गईं। 82 दोनों ने 2013 में अपने तलाक को अंतिम रूप दिया। 85 18 अक्टूबर 2017 को हार्वे वीनस्टीन यौन शोषण कांड के मद्देनजर डर्न द एलेन डीजेनरेस शो में दिखाई दी और खुलासा किया कि 14 साल की उम्र में उनका यौन उत्पीड़न किया गया था। 86 राजनीतिक विचार और सक्रियता। 11 जनवरी 2009 को 66वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के दौरान डर्न ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रृंखला, लघु श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद अपने स्वीकृति भाषण के दौरान बराक ओबामा के आने वाले प्रशासन के लिए समर्थन व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं इसे असाधारण, अविश्वसनीय लोगों की याद के रूप में संजो कर रखूंगी, जिन्होंने इस आखिरी चुनाव में अपनी आवाज सुनी जाने की मांग की ताकि हम इस देश में आश्चर्यजनक बदलाव की उम्मीद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। 87 विभिन्न चैरिटी की एक कार्यकर्ता और समर्थक, डर्न ने एबिलिटी मैगजीन की कवर स्टोरी में
डाउन सिंड्रोम जागरूकता की वकालत की। 2018 में डर्न कार्यकर्ता मोनिका रामिरेज को अतिथि के रूप में 75वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में लेकर आईं। 89 उसी वर्ष उन्होंने फैमिलीज बिलोंग टुगेदर कार्यक्रम में भाग लिया और अप्रवासियों के अधिकारों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। 90 91 वह महिलाओं के अधिकारों, 92 लैंगिक वेतन समानता, 93 के साथ साथ बंदूक हिंसा और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की भी समर्थक है। 94 2019 में वह एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स की बोर्ड सदस्य बनी। 95 डर्न अमेरिकन लंग एसोसिएशन की एक राजदूत है और समूह के राष्ट्रीय निदेशक मंडल के सलाहकार के रूप में कार्य करती है। 96 97 फिल्मोग्राफी नवंबर 2010 में डर्न और उनके माता-पिता डायने लेयर और ब्रूस डर्न को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर सितारों के साथ प्रस्तुत किया गया। ऐसा करने वाला वे पहले परिवार बन गए। 45 अक्टूबर 2011 में उन्होंने एनलाइटन नामक एक नई HBO कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने सहनिर्माता और कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 46 डर्न ने एमी जेलिसो का किरदार निभाया, जो एक स्वास्थ्य और सौंदर्य कार्यकारी है, जो अपने टूटे हुए जीवन के टुकड़ों को लेने के लिए एक मेल्टडाउन के बाद एकांतवास से लौटती है। डर्न ने पटकथा लेखक माइक व्हाइट को, जिनके साथ उन्होंने ईयर ऑफ द डॉग में सहयोग किया था, टेलीविजन के काम में वापस लाया, जब वह खुद एक ऑन जॉब मेल्टडाउन से पीड़ित थे। 47 श्रृंखला को आलोचकों की प्रशंसा मिली। डर्न को उनके प्रदर्शन के लिए टेलीविजन सीरीज, म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उनका तीसरा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 5वां नामांकन मिला, जो उनका पहला नामांकन था। 48 उन्हें उनके 5वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था, जो कॉमेडी सीरीज श्रेणी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए उनका पहला नामांकन था। 49 2012 वर्तमान बाद का करियर और प्रशंसा 2012 में डर्न ने पॉल थॉमस एंडरसन की मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म द मास्टर में अभिनय किया। 50 2014 में उन्होंने जीनमार्क वैली की जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म वाइल्ड में रीज विदरस्पून के साथ सहअभिनय किया, जिसमें उन्होंने फ्लैशबैक दृश्यों में चेरिल स्ट्रेट की मां बॉबी का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें अपना दूसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में उनका पहला नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने आने वाली उम्र की रोमांस फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स में फ्रैनी लैंकेस्टर का किरदार निभाया और उन्होंने थॉमस कार्टर द्वारा निर्देशित, जिम कैविजेल द्वारा अभिनीत और डेविड जेलॉन द्वारा मांडले पिक्चर्स के लिए निर्मित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म व्हेन द गेम स्टैंड्स टॉल में बेवर्ली लाडोसेर का किरदार निभाया। 51 2017 में डर्न ने वाइल्ड से विदरस्पून और वैली और द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की सहकलाकार शैलेन वुडली दोनों के साथ 2017 HBO मिनीसीरीज बिग लिटिल लाइज के लिए फिर से काम किया, जिसे डर्न ने कलाकारों में शामिल होने के लिए मनाने में मदद की थी। 53 श्रृंखला में रेनाटा क्लेन के रूप में उनके चित्रण के लिए डर्न ने एक सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए अपना पहला प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता और टेलीविजन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रृंखला, मिनीसीरीज या मोशन पिक्चर के लिए अपना चौथा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। 54 55 56 उसी वर्ष उन्होंने चौथी बार डेविड लिंच के साथ सहयोग किया, मिस्ट्री सीरियल ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला ट्विन पीक्स के तीसरे सीजन में डायने इवांस के रूप में दिखाई दी। 57 58 2018 में डर्न ने प्रोफेसर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता जेनिफर फॉक्स के रूप में अभिनय किया, जो फॉक्स द्वारा लिखित और निर्देशित आत्मकथात्मक फीचर फिल्म द टेल में अपने दर्दनाक अतीत को याद करती है। फिल्म का प्रीमियर 20 जनवरी 2018 को 2018 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ हुआ। 59 और बाद में 26 मई 2018 को HBO पर 60 डर्न को सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट लीड अभिनेत्री की श्रेणी में भूमिका के लिए अपना 7वां प्राइम टाइम एमी नामांकन मिला। 61 उसी वर्ष उन्होंने 2 जीवनी ड्रामा फिल्मों
ट्रायल बाय फायर और जेटी लेरॉय में लेखक लॉरा अल्बर्ट के रूप में अभिनय किया। 2019 में डर्न ने बिग लिटिल लाइज में रेनाटा क्लेन की अपनी भूमिका को फिर से निभाया, जब सीरीज को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जहां उन्हें एक बार फिर से आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्हें 8वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन मिला, जो ड्रामा सीरीज श्रेणी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री में उनका पहला नामांकन था। 62-63 उसी वर्ष डर्न ने अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए नामांकित 2 फिल्मों में अभिनय किया। पहली है नोआ बाउम्बैक की मैरिज स्टोरी, जिसमें उन्होंने नोरा फैशो का किरदार निभाया है, जो एक तलाक वकील है, जिसे बाउम्बैक ने डर्न की भूमिका को ध्यान में रखते हुए लिखा था। 64 अपने प्रदर्शन के लिए डर्न को 3 नामांकनों में से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अपना पहला अकादमी पुरस्कार अर्जित करने, नेटफ्लिक्स के लिए अभिनय श्रेणी में पहला और एकमात्र ऑस्कर जीतने सहित प्रमुख पुरस्कार मिले। 65-66 और उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार, सहायक भूमिका में एक महिला अभिनेता द्वारा प्रदर्शन के लिए एसएजी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिला। 67-68 दूसरा ग्रेटा गेरविग की लिटिल वुमेन का फिल्म रूपांतरण है, जहां उन्होंने मर्मी मार्च का किरदार निभाया था। 6-9-2020 में उन्होंने एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म इफ एनीथिंग हैपन्स आई लव यू में एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। हेम्सवर्थ निकेलोडियन ऑस्ट्रेलियन किड्स चॉइस अवार्ड्स 2010 के होस्ट थे। उन्होंने और माइली साइरस ने फेव किस श्रेणी जीती। 24 हेम्सवर्थ ने जैक ब्राउन बैंड के कोल्डर वेदर संगीत वीडियो में अभिनय किया। 25-2011 वर्तमान द हंगर गेम्स श्रृंखला और उससे आगे हेम्सवर्थ 2014 में 4 अप्रैल 2011 को लायंसगेट ने हेम्सवर्थ को द हंगर गेम्स में गेल हॉथोर्न की मुख्य भूमिका में शामिल करने की घोषणा की, जो 2012 में रिलीज हुई थी। 26 जून 2011 में वह युद्ध ड्रामा लव एंड ऑनर से जुड़ गए, जिसमें एमी टेगार्डन और टेरेसा पामर भी है। 27 2013 में हेम्सवर्थ एम्मा रॉबर्ट्स के साथ एम्पायर स्टेट और हैरिसन फोर्ड, गैरी ओल्डमैन और एम्बर हर्ड के साथ पैरानोया में दिखाई दिए। उन्होंने द हंगर गेम्स के 3 सीक्वल, द हंगर गेम्स कैचिंग फायर जो नवंबर 2013 में रिलीज हुआ, द हंगर गेम्स मॉकिंगजे भाग 1 जो नवंबर 2014 में रिलीज हुआ और द हंगर गेम्स मॉकिंगजे भाग 2 जो नवंबर 2015 में रिलीज हुआ, में गेल हॉथोर्न की अपनी भूमिका को दोहराया। 2012 में हेम्सवर्थ ने अपनी तत्कालीन मंगेतर माइली साइरस के साथ गैरलाभकारी संगठन ऑस्ट्रेलियंस इन फिल्म द्वारा आयोजित एक लाभ रात्रिभोज में भाग लिया। यह एक सगाईशुदा जोड़े के रूप में उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। 28 2015 में हेम्सवर्थ ने ऑस्ट्रेलियाई साहित्यिक रूपांतरण द ड्रेसमेकर में केट विंसलेट के चरित्र की प्रेम रुचि को चित्रित किया, जिसे 2014 की गर्मियों में विक्टोरिया में फिल्माया गया था। 29-30 हेम्सवर्थ ने निर्देशक रोलैंड एमेरिच की 2016 की फिल्म इंडिपेंडेंस डे रिसर्जेंस में अभिनय किया। 31 2019 में 3 साल की अनुपस्थिति के बाद उन्होंने फिल्म इजंट इट रोमांटिक में एक रोमांटिक कॉमेडी के प्रमुख व्यक्ति का काल्पनिक संस्करण निभाया और एक्शन क्राइम फिल्म किलरमैन में अभिनय किया। हेम्सवर्थ वर्तमान में शॉर्टफॉर्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्विबी के लिए हॉरर टीवी सीरीज मोस्ट डेंजरस गेम में दिखाई देते हैं। हेम्सवर्थ एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति की मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो मरने से पहले अपनी गर्भवती पत्नी की देखभाल करने की कोशिश करता है। 32 2022 में हेम्सवर्थ नेटफ्लिक्स फिल्म लोनली प्लैनेट में लॉरा डर्न के साथ अभिनय करने के लिए तैयार थे। 33 अक्टूबर 2022 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि हेम्सवर्थ द विचर के सीजन 4 की शुरुआत से हेनरी कैविल की जगह गेराल्ट ऑफ रिविया की भूमिका निभाएंगे। 34 व्यक्तिगत जीवन 2013 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में
हेम्सवर्थ ऑस्ट्रेलियाई चाइल्डहुड फाउंडेशन के राजदूत है। हेम्सवर्थ ने फाउंडेशन के साथ अपने जुड़ाव के बारे में बात करते हुए कहा, मेरे पास सबसे अच्छे माता पिता है। उन्होंने 20 साल तक बाल संरक्षण में काम किया है और हमेशा मुझे प्रोत्साहन और समर्थन दिया है। दुनिया बच्चों के लिए पहले से ही काफी डरावनी जगह है। यह महत्वपूर्ण है कि घर हमेशा उनके लिए एक सुरक्षित जगह हो। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि वे बच्चों के हीरो हैं, तो हेम्सवर्थ ने कहा कि उन्हें नहीं पता, लेकिन वे एक अच्छे रोल मॉडल बनना चाहेंगे। 35 हेम्सवर्थ शाकाहारी थे और उन्होंने 2015 में मेंस फिटनेस को बताया कि उन्हें इस तरह खाने में कोई नकारात्मकता नहीं मिली। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से सकारात्मक महसूस करता हूं। 36 2020 में गुर्दे की पथरी के लिए अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्होंने मेंस हेल्थ को बताया कि उन्हें पूरी तरह से पुनर्विचार करना पड़ा कि वह अपने शरीर में क्या डाल रहे थे। 37 साइरस से अलग होने के बाद हेम्सवर्थ ने ऑस्ट्रेलियाई मॉडल गैब्रिएला ब्रूक्स के साथ रिश्ता शुरू किया। 38 माइली साइरस के साथ संबंध। जून 2009 में द लास्ट सॉन्ग की फिल्मांकन के दौरान हेम्सवर्थ ने अपनी सहकलाकार माइली साइरस के साथ एक रिश्ता शुरू किया। 39 3 साल के बार बार टूटने वाले रिश्ते के बाद जोड़े ने जून 2012 में अपनी सगाई की घोषणा की। 40 वे लॉस एंजल्स में एक साथ रहते थे। 41 लेकिन सितंबर 2013 में उनकी सगाई समाप्त हो गई। 42 जनवरी 2016 में अफवाहें शुरू हुईं, जो मुख्य रूप से जोड़े को उनके मालिबू घर में एक साथ देखे जाने और साइरस की उंगली पर सगाई की अंगूठी की फिर से उपस्थिति से उपजी थीं। 43 अक्टूबर 2016 में द एलेन डेजेनेरेस शो पर एक साक्षात्कार में साइरस ने पुष्टि की वे एक बार फिर से सगाई कर रहे थे। 44 नवंबर 2018 में साइरस ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि उनका और हेम्सवर्थ का घर वुल्सी फायर में जल गया था। 45 46 और व्यक्त किया कि वह अपने समुदाय के लिए तबाह महसूस करती है और आभारी है कि वह हेम्सवर्थ और उनके पालतू जानवर सुरक्षित थे। अगली सुबह हेम्सवर्थ ने अपने सोशल मीडिया पर अपने पूर्व घर के जले हुए मलबे की एक तस्वीर पोस्ट करके जवाब दिया। 47 48 49 अपने पोस्ट में उन्होंने अपने समुदाय के निवासियों की प्रशंसा की कि कैसे वे आग के परिणामों से निपटने में मदद करने के लिए एकजुट हुए और अपने अनुयायियों को अपना समय, पैसा और संसाधन मालिबू फाउंडेशन को दान करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो वुल्सी आग के मद्देनजर स्थापित एक गैर लाभकारी संस्था। 13 नवंबर 2018 को हेम्सवर्थ और साइरस ने साइरस की फाउंडेशन के माध्यम से द मालिबू फाउंडेशन को संयुक्त रूप से $5 लाख का दान दिया। 50 हेम्सवर्थ और साइरस ने 23 दिसंबर 2018 को नैशविले, टेनेसी में अपने घर पर शादी की। 51 10 अगस्त 2019 को साइरस ने अलग होने की घोषणा की। 52 11 दिन बाद हेम्सवर्थ ने आपसी मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी। 53 28 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि उनके तलाक को अंतिम रूप दे दिया गया है। 54 लियाम हेम्सवर्थ, जन्म 13 जनवरी 1990, एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता है। उन्होंने सोप ओपेरा नेबर्स में जोश टेलर और बच्चों की टेलीविजन सीरीज द एलिफेंट प्रिंसेस में मार्कस की भूमिकाएं निभाईं। अमेरिकी फिल्मों में हेम्सवर्थ ने द लास्ट सॉन्ग 2010 में विल ब्लेकली के रूप में, द हंगर गेम्स फिल्म सीरीज 2012 से 2015 में गेल हॉथोर्न के रूप में और इंडिपेंडेंस डे रिसर्जेंस 2016 में जेक मॉरिसन के रूप में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। हेम्सवर्थ का जन्म ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में लियोनी नी वैन ओस के घर हुआ था, जो एक अंग्रेजी शिक्षिका थी, और क्रेग हेम्सवर्थ एक सामाजिक सेवा परामर्शदाता थे। 2, 3, 4 उनके 2 बड़े भाई हैं, क्रिस हेम्सवर्थ और ल्यूक हेम्सवर्थ, जो अभिनेता भी है। 5 उनके नाना एक डच आप्रवासी है
और उनके अन्य वंश आयरिश, अंग्रेजी, जर्मन और स्कॉटिश है। 6. हेम्सवर्थ ने कहा है कि हालांकि उनके बीच नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा है, यह दोस्ताना है। हम भाई हैं और हम हमेशा प्रतिस्पर्धी है, लेकिन यह एक अच्छी बात है। यह हमें आगे बढ़ाता है और जब भी कोई कुछ बुक करता है तो हम हमेशा खुश होते हैं। 7. जब हेम्सवर्थ हाई स्कूल के 8वें वर्ष में थे तो वे और उनका परिवार फिलिप द्वीप में चले गए। 8. जो मेलबर्न के दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा ऑस्ट्रेलियाई द्वीप है, जहां उन्होंने अपना अधिकांश समय अपने भाइयों के साथ सर्फिंग में बिताया। 9. मार्च 2009 में हेम्सवर्थ अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। 10. वह और उनके भाई क्रिस पहले क्रिस के मैनेजर विलियम वार्ड के गेस्ट हाउस में रुके। 11. उसके बाद उन्होंने लॉस एंजिल्स में अपना खुद का अपार्टमेंट किराए पर लिया। 7. आजीविका 2007 से 2010 कैरियर की शुरुआत। अभिनेता बनने से पहले हेम्सवर्थ ने 6 महीने तक फर्श बिछाए। 7. उन्होंने हाई स्कूल में स्कूल के नाटकों में भाग लेकर अपने बड़े भाइयों के नक्शेकदम पर चलने पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। आखिरकार हेम्सवर्थ ने एक एजेंट को रखा। 9. उन्होंने 16 वर्ष की आयु में अपने पहले ऑडिशन में भाग लिया। 12. और 2007 में टीवी शो होम एंड अवे और मैक्लियोर्स डॉटर में अतिथि भूमिका के साथ अपना करियर शुरू किया। 13. 8 जुलाई 2007 के सप्ताह में हेम्सवर्थ ने नेबर्स के लिए एपिसोड फिल्माना शुरू किया, जो एक ऑस्ट्रेलियाई सोप ओपेरा था जिसमें उनके भाई ल्यूक ने पहले अभिनय किया था। 14. हेम्सवर्थ का चरित्र जोश टेलर 2007 से 2008 तक एक आवर्ती चरित्र था। 15. 2008 में हेम्सवर्थ ने बच्चों के टेलीविजन शो द एलिफेंट प्रिंसेस में अभिनय करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने नायक के बैंड के प्रमुख गिटार वादक मार्कस की भूमिका निभाई। 13. 16. हेम्सवर्थ ने बाद में टेलीविजन सीरीज सेटिस्फैक्शन में भूमिकाएं निभाई और ब्रिटिश फिल्म ट्रायंगल में अभिनय किया। 13. उन्होंने फिल्म नोइंग में एक MIT छात्र के रूप में एक संक्षिप्त भूमिका भी निभाई। 17. 2009 में हेम्सवर्थ को स्टेलोन की 2010 की फिल्म द एक्सपेंडेबल्स में सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया था, लेकिन उनके चरित्र को स्क्रिप्ट से बाहर कर दिया गया था। हेम्सवर्थ ने बाद में द एक्सपेंडेबल्स 2 में सह-अभिनय किया। 5. हेम्सवर्थ के भाई क्रिस ने मूवी लाइन को बताया कि हेम्सवर्थ को यह पता चलने के कुछ ही घंटों बाद कि वह द एक्सपेंडेबल्स में दिखाई नहीं देंगे, निर्देशक केनेथ ब्रानग ने उन्हें 2011 की फिल्म थॉर में मुख्य भूमिका के लिए परीक्षण करने के लिए बुलाया। 5. हेम्सवर्थ स्क्रीन टेस्ट के लिए मार्च 2009 में अमेरिका चले गए। 10. हालांकि अंततः उन्होंने मई में क्रिस से भूमिका खो दी। 11. डिज्नी ने उसी सप्ताह बाद में घोषणा की कि हेम्सवर्थ इस फिल्म में माइली साइरस के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभा रहे हैं। 18. निक्की फिंके ने बताया कि जब उन्हें कास्ट किया गया था तब हेम्सवर्थ लॉस एंजिल्स में सिर्फ 3 हफ्ते के लिए थे और उन्हें अभी तक कोई एजेंट नहीं मिला था। 11. हेम्सवर्थ अगली बार साइरस के व्हेन आई लुक एट यू 19 के म्यूजिक वीडियो में नजर आए, जिसे 16 अगस्त 2009 को रिकॉर्ड किया गया था। 20 सितंबर 2009 में हेम्सवर्थ ऑस्ट्रेलियाई पे टेलीविजन कंपनी फॉक्सटेल को बढ़ावा देने के लिए एक डिनर इवेंट में दिखाई दिए। 21 मार्च 2010 में डिटेल्स मैगजीन ने हेम्सवर्थ को हॉलीवुड के अग्रणी पुरुषों की अगली पीढ़ी के लिए अपनी भविष्यवाणियों में से एक के रूप में चुना। 17 उस महीने के अंत में यह घोषणा की गई कि हेम्सवर्थ अरेबियन नाइट्स में अभिनय करने के लिए बातचीत कर रहे थे, जो एक 3D एक्शन फिल्म है जिसे इन्फर्नो एंटरटेनमेंट के लिए चक रसेल द्वारा निर्देशित किया जाएगा। 22 बाद में पुष्टि की गई कि वह फिल्म में अभिनय करेंगे। 23 टेलर लॉटन द्वारा डेविड एलिसन द्वारा वित्तपोषित परियोजना से हटने के बाद उन्हें कथित तौर पर नॉर्दर्न लाइट्स में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई है। डायना सिल्वर, जन्म 3 नवंबर 1997, एक अमेरिकी अभिनेत्री और मॉडल है।
जिन्हें कॉमेडी सीरीज स्पेस फोर्स 2020 से 2022 में एरिन नायर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। सिल्वर का जन्म 3 नवंबर 1997 को लॉस एंजिल्स में हुआ था। एक बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। उनकी मां स्विस है और उनके पिता रोमानियाई यहूदी वंश के हैं। 2 उसके 4 बड़े भाई बहन और एक छोटा भाई बहन है। 3 उन्होंने फिल्म व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप देखने के बाद 12 साल की उम्र में थिएटर कैंप में भाग लेना शुरू किया और अभिनय में अपना करियर बनाने का फैसला किया। 2014 तक वह पैलिसेड्स चार्टर हाई स्कूल में जा रही थीं, जहां उन्होंने टेनिस खेला। 4 उन्होंने अभिनय का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन फिल्म में एक मामूली के साथ इतिहास में अपना प्रमुख बदल दिया और बाद में अपने जूनियर वर्ष के दौरान पढ़ाई छोड़ दी। 5-6 आजीविका। सिल्वर ने अपनी किशोरावस्था में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। 2015 में हाई स्कूल के अपने वरिष्ठ वर्ष में उन्हें आईएमजी मॉडल्स द्वारा स्काउट किया गया था और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए एनवाईयू में अपने समय के दौरान मॉडलिंग जारी रखी। 5-7 2019 में उन्होंने स्टेला मैकार्टनी के ऑटम शो को बंद कर दिया। 8 सिल्वर ने अपने अभिनय की शुरुआत हुलू थ्रिलर सीरीज इनटू द डार्क के 2018 एपिसोड से की और एम नाइट श्यामलन की फिल्म ग्लास 2019 में दिखाई दी। 9 उन्होंने कॉलेज में रहते हुए हॉरर फिल्म मां 2019 के लिए ऑडिशन दिया और यह मानने के बावजूद कि उन्होंने अपना ऑडिशन खराब किया है, उन्हें यह भूमिका मिल गई। मां में उन्होंने मैगी का किरदार निभाया है, जिसके दोस्त मुख्य किरदार से दोस्ती कर लेते हैं, जो जल्द ही उन्हें आतंकित करना शुरू कर देता है। मां को फिल्माते समय सिल्वर को बुकस्मार्ट 2019 की स्क्रिप्ट मिली और शुरुआत में उन्हें मुख्य किरदार के क्रश के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इसके बजाय होप के किरदार के लिए ऑडिशन दिया। 6 अक्टूबर 2018 में यह बताया गया कि सिल्वर को एक्शन फिल्म ईव में कास्ट किया गया था। 11 उन्होंने अमेजन के लिए सारा एडिना स्मिथ की 2021 की फिल्म बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में भी अभिनय किया। 12 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2019 कांच चीयरलीडिंग गर्ल। 2019 बुक स्मार्ट आशा। 2019 में मैगी थॉम्पसन। 2020 एवा के मिली। 2021 स्वर्ग के पंछी केट सैंडर्स। 2024 खूनी जेन क्लार्क। 2024 लोनली प्लेनेट डाक उत्पादन। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2018 अंधेरे में किम्बरली टूम्स एपिसोड मांस और रक्त। 2020 22 अंतरिक्ष बल एरिन नायर मुख्य भूमिका। टीबीए परित्याग डाहलिया टेलर मुख्य भूमिका। एड्रियानो जियानिनी जन्म 10 मई 1971 एक इतालवी अभिनेता और आवाज अभिनेता है। 1 जीवनी। एड्रियानो जियानिनी का जन्म रोम में 10 मई 1971 को अभिनेता जियानकार्लो जियानिनी और लिविया जियाम्पाल्मो के घर हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में की थी। 2 उनकी सबसे पहली उल्लेखनीय भूमिका मैडोना के साथ व्यापक रूप से आलोचना की गई 2002 की फिल्म स्वेप्ट अवे में थी, जो इसी नाम की 1974 की इतालवी फिल्म की रीमेक थी। जियानिनी ने वही भूमिका निभाई जो उनके पिता ने मूल में निभाई थी। इतालवी और स्पेनिश संस्करण के लिए अपने चरित्र की पंक्तियों को फिर से डब किया। 3 जियानिनी की अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाओं में 2003 की एनिमेटेड फिल्म सिनबाद, लीजेंड ऑफ द सेवन सीज में रैट की आवाज और 2012 की एबीसी टेलीविजन सीरीज मिसिंग में जियानकार्लो रॉसी शामिल है, जिसमें एशले जूर और सीन बीन ने अभिनय किया था। 2024 में उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज सुपरसेक्स में रोक्को सिफ्रेडी के सौतेले भाई टॉमासो की भूमिका निभाई। एक वॉइस डबर के रूप में जियानिनी ने द डार्क नाइट की इतालवी रिलीज में हीथ लेजर के जोकर के चित्रण की आवाज को डब किया। उन्होंने जोकर और जोकर फोली ए 2 में जोकिन फीनिक्स के चरित्र के अवतार को भी डब किया। 4
उन्होंने अपने कुछ कामों में क्रिश्चियन बेल, टॉम हार्डी, रेज डेगन, बेनिकियो डेल टोरो, स्टीवन स्ट्रेट, रयान रेनॉल्ड्स और लाज अलोंसो की इतालवी आवाजें प्रदान की है। 5. अपनी एनिमेटेड भूमिकाओं में उन्होंने मेगामाइंड में मेट्रो मैन और एपिक में मैंड्रेक को डब किया। व्यक्तिगत जीवन 2019 में जियानिनी ने 2 साल की डेटिंग के बाद ट्रुसार्डी की क्रिएटिव डायरेक्टर गेया ट्रुसार्डी से शादी कर ली। 6. जियानिनी का एक बड़ा भाई लोरेंजो था, जिसकी 21 साल की उम्र में एन्यूरिज्म से मृत्यु हो गई थी। उनके पिता की अभिनेत्री यूरिला डेल बोनो से शादी से उनके 2 छोटे सौतेले भाई भी है। फिल्मोग्राफी सिनेमा वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2001 2 सीवी द्वारा क्रांति की ओर प्रस्थान मार्को 2002 मिटा दिया ग्यूसेप्पे एस्पोसिटो 2004 मेरे साथ रहो नन्नी प्रेम के परिणाम वेलेरियो डी गिरोलामो बायोपार्क पर एक नज़र डेविड महासागर के 12 संग्रहालय निदेशक कैमियो उपस्थिति 2007 13 गुलाब फोंटेनला नीरो बिफेमिलियर तिरछा काटना 2008 सैंड्रिन इन द रेन लियोनार्डो 2009 ला कासा सुले नुवोले एड्रियानो रग्गी 2010 मुझे दोबारा किस करो सिमोन 2011 काला सोना पायलट 2014 एक परीख था जैसी शादी लुका मैगी एक महिला एक मित्र के रूप में जियोवानी बिना दया के मैनुएल पिनार टोप्राक जन्म 18 अक्टूबर 1980 एक तुर्की मूल के अमेरिकी संगीतकार, कंडक्टर और संगीतकार है जो विषयगत स्कोर बनाने में माहिर है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा टोप्राक का जन्म और पालन पोषण इस्तांबुल, तुर्की में हुआ। उनके पिता एक अकाउंटेंट थे जिन्होंने संगीत और फिल्मों, विशेष रूप से पश्चिमी और सुपरमैन में टोप्राक की रुचि का समर्थन किया। टोप्राक ने कहा है कि वह हमेशा सुपरहीरो और कॉमिक पुस्तकों की ओर आकर्षित होती थी। 1. उन्होंने क्रिस्टोफर रीव अभिनीत 1978 की फिल्म के संवाद को याद किया और इसे तुर्की भाषा में डब किया। 2. 3. टोप्राक ने इस्तांबुल स्टेट कंजर्वेटरी में दाखिला लिया, जो तुर्की की सबसे पुरानी कंजर्वेटरी है। वहाँ अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने रचना और बहुवाद्यवाद पर ध्यान केंद्रित किया। 4. उन्होंने एक वायलिन वादक के रूप में शुरुआत की और बाद में गिटार पर स्विच कर लिया। 2. उसने 16 साल की उम्र में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और अपने 17वें जन्मदिन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई। वह विस्कॉन्सिन में अपने भाई के साथ रहती थी, जहां उसने बर्कली में दाखिला लेने से पहले एक छोटा ESL कार्यक्रम पूरा किया। उस दौरान उसे जैज गिटार वादक और पियानो वादक के रूप में काम मिला। 2. उन्होंने 2000 में बर्कली से फिल्म स्कोरिंग में संगीत स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जब वह 19 वर्ष की थीं। 5, 6, 7 लॉस एंजिल्स में जाने के बाद उन्होंने 2002 में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, नॉर्थरिज से शास्त्रीय रचना में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 6. यह CSUN में ही था जहां उन्हें 20 वर्ष की आयु में पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटर्नशिप के लिए अनुशंसित किया गया था। 6. आजीविका पैरामाउंट में उन्होंने स्कोरिंग सत्रों में भाग लिया। 2. और हंस जिमर की प्रोडक्शन कंपनी मीडिया वेंचर्स इंटरनेशनल अब रिमोट कंट्रोल के लिए काम किया। 8. उन्होंने नमूना उपकरणों की प्रोग्रामिंग में भी प्रशिक्षण लिया। 6. उन्होंने संगीतकार विलियम रॉस के सहायक के रूप में काम करने के लिए 1 साल बाद जिमर की कंपनी छोड़ दी। 6. 2006 में उन्होंने वीडियो गेम 99 नाइट्स 8 और फिर बिहाइंड एनिमी लाइन्स 2 के लिए स्कोर तैयार किया। उस समय से उन्होंने 40 से अधिक फीचर फिल्मों और कई वीडियो गेम और टेलीविजन प्रोजेक्ट पर काम किया। उन्होंने 2010 से 2022 तक स्काईडांस मीडिया के फैनफेयर पर काम किया। 5. उनके काम में रोमांटिक कॉमेडी द लाइटकीपर्स 2009 के लिए स्कोर था, जिसने 2010 के सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी स्कोर के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म संगीत क्रिटिक्स एसोसिएशन IFMCA पुरस्कार जीता। 8. द लाइटकीपर्स के लिए टोप्राक के स्कोर ने
सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2011 अकादमी पुरस्कार शॉर्टलिस्ट में जगह बनाई। 8. उन्होंने डॉक्यूमेंट्री द विंड गॉड्स 2011 के लिए संगीत तैयार किया, जिसके लिए उन्हें 2011 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री स्कोर के लिए दूसरा IFMCA पुरस्कार मिला। 2017 में उन्हें निर्देशक डीन डेवलिन ने जियोस्टॉर्म के लिए स्कोर बनाने के लिए काम पर रखा था, लेकिन प्रोडक्शन कंपनियों वार्नर ब्रदर्स और स्काईरांस मीडिया ने फिल्म के रीशूट के लिए एक नए निर्देशक को काम पर रखने के बाद उन्हें काम से निकाल दिया। टोपराक ने कैप्टन मार्वल फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और मुख्य थीम पेश की, जो हिट रही। वह किसी प्रमुख सुपरहीरो फिल्म के लिए संगीत बनाने वाली पहली महिला है और $1 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली फिल्म के लिए संगीत रचना करने वाली पहली महिला है। 5. 2019 में उन्हें वर्ल्ड साउंड ट्रैक अवार्ड्स के लिए नामांकन मिला। 9. 10. टोपराक के अन्य कार्यों में 2018 से 2019 श्रृंखला, क्रिप्टन, सुपरमैन श्रृंखला की प्रीक्वल, DC की टेलीविजन श्रृंखला, स्टारगर्ल और HBO सीमित श्रृंखला, मैकमिलियंस 2020 के लिए स्कोर शामिल है, जिसके लिए उन्हें एक वृत्तचित्र श्रृंखला या विशेष के लिए मूल संगीत रचना के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 11. वह एमी के लिए नामांकित होने वाली पहली तुर्की संगीतकार है। 12. 2018 की फिल्म द टाइड्स ऑफ फेट में उनके काम ने उन्हें 2019 ACAP शर्ली वाकर पुरस्कार दिलाया और साथ ही 2019 में एक वृत्तचित्र फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए उनका तीसरा IFMCA पुरस्कार मिला। 4. 2022 में अमेजन ने अपने गुरुवार रात फुटबॉल प्रसारण के लिए एक नई थीम की रचना और संचालन करने के लिए टोपराक को चुना। यह पहली बार था जब एक महिला संगीतकार ने नेशनल फुटबॉल लीग के लिए एक मूल थीम लिखी थी। टोपराक ने इसे नैशविले के ओशन वे स्टूडियो में 7 पीस ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड किया। 13. नई थीम को व्यापक प्रशंसा मिली। 14. 15. 13. व्यक्तिगत जीवन। 2008 में टोपराक ने ग्रीस के एक संगीतकार और साउंड डिजाइन प्रमुख थानोस कज़ाकोस से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात बर्कली में हुई थी और उनकी एक बेटी थी। 2013 में उनका तलाक हो गया। 2. वह वर्तमान में लॉस एंजिल्स में रहती है। 4. डिस्कोग्राफी। चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। पतली परत। वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स। 2004 चावल पकरो अल्फोंसो पिनेडा उलोआ लघु फिल्म। हेडब्रेकर। 2005 जब सब कुछ नाकामयाब हो डेविड एलिसन। 2006 बिहाइंड एनिमी लाइन्स 2 एक्सिस ऑफ एविल जेम्स डॉडसन। 2007 आदर्शवादी ब्राह्मण टर्नर। पाप करने वाला मार्क बेनार्डोट। राचिदा ब्रैकनी, जन्म 15 फरवरी 1977, एक फ्रांसीसी अभिनेत्री और निर्माता है। उनकी शादी अभिनेता और पूर्व पेशेवर फुटबॉलर एरिक कैंटोना से हुई है। 1. जीवनी। 2001 में वह कॉमेडी फ्रैंचाइज में शामिल हुई, जिसके सदस्य के रूप में उन्होंने रुए ब्लास में अपने प्रदर्शन के लिए मोलियर पुरस्कार जीता। 2002 में उन्हें कैओस में उनके प्रदर्शन के लिए सबसे होनहार अभिनेत्री के लिए सीजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2010 में उन्होंने अपने पति एरिक कैंटोना को फेस ऑफ पैराडिस इन फ्रंट ऑफ पैराडाइज में निर्देशित किया, जो एक समकालीन नाटक है जिसे एक युवा फ्रांसीसी नाटककार नथाली सौगेन ने लिखा है। यह प्रोडक्शन 26 जनवरी 2010 को चैंप्स एलिसीज के थिएटर मैरिग्नी में शुरू हुआ। 2012 में वह अपने पति कैंटोना के साथ एक विज्ञापन अभियान में फैशन ब्रांड द कूपल्स के चेहरे के रूप में शामिल हुई। 3. चयनित फिल्मोग्राफी। अराजकता 2001, लोइन 2001, द ओवरईटर लॉट्रेमेंगुर 2003, पोर्ट्रेट कैशे 2003, नेक्विटज पास 2004, सोम दुर्घटना 2004, लाइनफेंट एंडोर्मी
2005, उन्हें बेले हिस्ट्री 2005, बरकत 2006, ला सरप्राइज टीवी 2006, ऑन न डेवराइट पास एक चिस्टर 2006, ला पार्ट अनिमेले 2007, लिसा एटले पायलट डिएवियन 2007, एक आदमी और उसका कुत्ता 2009, न्यूली सा मेरे 2009, बेंजामिन चार्ल्स हार्पर एक, जन्म 28 अक्टूबर 1969, एक अमेरिकी गायक गीतकार और बहुवादक है। 2 हार्पर ब्लूज, लोक, सोल, रेगे और रॉक संगीत का एक उदार मिश्रण बजाते हैं। 3 और वह अपने गिटार बजाने के कौशल, गायन, लाइव प्रदर्शन और सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। 4 उन्होंने 12 स्टूडियो एल्बम जारी किए हैं, ज्यादातर वर्जिन रिकॉर्ड्स के माध्यम से, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौरा किया है। 5, 6 हार्पर 3 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता और 7 बार नामांकित है, जिन्हें 2004 में सर्वश्रेष्ठ पॉप वाद्य प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक सोल गॉस्पेल एल्बम और 2013 में सर्वश्रेष्ठ ब्लूज एल्बम के लिए पुरस्कार मिले हैं। 7 40वें ब्लूज म्यूजिक अवार्ड समारोह में चार्ली मुसेलवाइट के साथ हार्पर की संयुक्त रचना नो मर्सी इन दिस लैंड को सॉन्ग ऑफ द ईयर नामित किया गया। 8 प्रारंभिक जीवन हार्पर का जन्म कैलिफोर्निया के पोमोना में हुआ था। 2 उनके दिवंगत पिता लियोनार्ड हार्पर अफ्रीकी अमेरिकी वंश के थे और उनकी मां एलेन हार्पर वर्ड्रीज नीचेज 9-10 यहूदी है। उनकी नानी एक रूसी लिथुआनियाई यहूदी थी। 11, 12, 13 जब वह 5 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और वह अपनी मां के परिवार के साथ बड़े हुए। हार्पर के 2 भाई हैं, जोएल और पीटर हार्पर। हार्पर ने बचपन में ही गिटार बजाना शुरू कर दिया था। 14, 15 उनके नाना नानी के म्यूजिक स्टोर फोक म्यूजिक सेंटर एंड म्यूजियम क्लेरमोंट सीए ने कलाकार के लिए लोक और ब्लूज की नींव रखी, जिसे नियमित संरक्षक लियोनार्ड कोहेन, ताज महल, जॉन डार्नियल और डेविड लिंडले और उनके दादा द्वारा अक्सर बनाए गए विलियम शेक्सपियर और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के उद्धरणों द्वारा पूरित किया गया। 16, 5 1978 में 9 साल की उम्र में हार्पर ने बरबैंक, कैलिफोर्निया में बॉब मार्ले के प्रदर्शन में भाग लिया, जहां मार्ले के साथ उनके पूर्व बैंडमेट पीटर तोश भी शामिल हुए। हार्पर के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण प्रभाव था। 17 आजीविका 12 साल की उम्र में हार्पर ने अपना पहला गिग बजाया। 18 1980 के दशक के दौरान अपने किशोरावस्था में हार्पर ने स्लाइड गिटार बजाना शुरू किया, रॉबर्ट जॉनसन की शैली की नकल की। हार्पर ने अपनी शैली को निखारा, वेइसनबोर्न स्लाइड गिटार को अपनाया। 16 11 ताज महल द्वारा कलाकार के साथ दौरे के लिए निमंत्रण दिए जाने के बाद हार्पर ने इनलैंड एम्पायर छोड़ दिया। उन्होंने ताज महल का एल्बम फॉलो द ड्रिंकिंग गॉड रिकॉर्ड किया, जो नवंबर 1990 में रिलीज हुआ, और हवाई का दौरा किया। 16 2003 में मंच पर हार्पर। 1992 में हार्पर ने लोक मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट टॉम फ्रंट के साथ एलपी प्लेजर एंड पेन रिकॉर्ड किया। इस सीमित संस्करण रिकॉर्ड के बाद हार्पर ने वर्जिन रिकॉर्ड्स के साथ आजीवन रिकॉर्ड डील हासिल की। 19 जिसने 1994 में उनका पहला एल्बम वेलकम टू द क्रूएल वर्ल्ड रिलीज किया। इसने उन्हें दिसंबर 1993 में फ्रांस के रेनेस के रेनकॉन्ट्रेस ट्रांस म्यूजिकल्स में आमंत्रित किया, जहां वे पहली बार एक बड़े मंच पर गए। उनके पहले एल्बम के बाद 1995 में फाइट फॉर योर माइंड आया, जिसमें बास पर जुआन नेल्सन थे, जो कॉलेज रेडियो का पसंदीदा बन गया, और इसमें कई गाने शामिल थे जिन्हें हार्पर आज भी नियमित रूप से लाइव बजाते हैं। 20 1999 में सांता बारबरा बाउल में हार्पर ने जैक जॉनसन से मुलाकात की और जॉनसन के गानों का एक डेमो टेप उनके निर्माता जेपी प्लूनियर को भेजा, जिन्होंने दिसंबर 2000 में जॉनसन का पहला एल्बम ब्रशफायर फेरीटेल्स बनाया। 21 जैक जॉनसन फरवरी 2001 के अंत में बेन हार्पर के संयुक्त राज्य अमेरिका के इनोसेंट क्रिमिनल्स
दौरे के अंतिम 23 शहरों के लिए शुरुआती कलाकार बने। 22 हार्पर के करियर की शुरुआत में उनके संगीत को यूरोप में ज्यादा ध्यान मिला और ऑस्ट्रेलिया में भी इसे खूब बजाया गया। पहले ट्रिपल जे रेडियो पर हार्पर ने कई मौकों पर टिप्पणी की है कि उनके करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जबकि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति थे। वह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड जैसे देशों में भी एक स्टार थे, जिन्हें खूब प्रसारण और आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यूरोप में उनकी लोकप्रियता इतनी व्यापक हो गई कि वह 2003 में फ्रेंच रोलिंग स्टोन पत्रिका के आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, आर्टिस्ट डे लैनी थे। 23 और उस साल डायमंड्स ऑन द इनसाइड के लिए उनका ऑस्ट्रेलियाई दौरा रिकॉर्ड बिक्री के साथ बेहद सफल रहा। 2002 में हार्पर डॉक्यूमेंट्री स्टैंडिंग इन द शैडोज ऑफ मोटाउन, द फंक ब्रदर्स का इतिहास में मार्विन गे के मोटाउन हिट्स को कवर करने वाले फीचर्ड गायकों में से एक थे। हार्पर टूट्स एंड द मेटल्स के एल्बम ट्रू लव में शामिल थे, जिसने 2004 में बेस्ट रेगे एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता और इसमें विली नेल्सन, एरिक क्लैप्टन, जेफ बेक, त्रे अनास्तासियो, ग्वेन स्टेफनी बटा नो डाउट, बोनी रैट, मनु चाओ, द रूट्स, रयान एडम्स, कीथ रिचर्ड्स, टूट्स हिबर्ट, पॉल डगलस, जैकी जैक्सन, केन बूथ और द स्काटालाइट्स सहित कई उल्लेखनीय संगीतकारों को शामिल किया गया। 3 अप्रैल 2004 को हार्पर और जैक जॉनसन ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होस्ट किए गए शो सैटरडे नाइट लाइव, सीजन 29, एपिसोड 16 में टूट्स एंड द मेटल्स के साथ प्रदर्शन किया। 25-26 बेन हार्पर, टूट्स एंड द मेटल्स और जैक जॉनसन के साथ मंच के पीछे। अक्टूबर 2004 में हार्पर ने मूवियन डॉट ऑर्गेनाइजेशन को लाभ पहुंचाने और 2004 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान स्विंग राज्यों में लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित वोट फॉर चेंज कॉन्सर्ट टूर में भाग लिया। उसी महीने हार्पर ने जेल में बंद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और बर्मी लोकतंत्र समर्थक अधिवक्ता आंग सान सूकी के लिए एक लाभ एल्बम फॉर द लेडी के लिए ऑपरेशन गीत की लाइव रिकॉर्डिंग में योगदान दिया। हार्पर मैसी हॉल, टोरंटो, ओंटारियो, 2008 में एक वेसनबॉर्न की भूमिका निभाते हुए। 2006 में हार्पर ने डबल एल्बम बोथ साइड्स ऑफ द गन रिलीज किया, जो बिलबोर्ड 200 पर 7वें नंबर पर शुरू हुआ। हालांकि उन्हें श्रेय नहीं दिया गया, लेकिन वे 2006 की डेविड लिंच की फिल्म इनलैंड एम्पायर में अपनी पत्नी लॉरा डर्न के साथ संक्षिप्त रूप से दिखाई दिए। तो दोस्तों ये मूवी हमें 11 अक्टूबर 2024 को एक तरह से राज्य में रिलीज़ होती हुई देखने को मिलने वाली है और बड़े स्केल पर इसे बनाया गया है, तो आप इसे सीधा एक तरह से नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देख पाओगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।